गुड मॉर्निंग। इतिहास के अगले वीडियो के साथ मैं आशीष श्रीवास्तव फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चलिए, पिछले बार हमने पाषाण काल को देख लिया था। आज हमको पढ़ना है आईवीसी या सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारे जो इतिहास का वर्गीकरण उसमें का आता है अध्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक, तो जब सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो हम पहले देखते हैं कि इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी। तो इसके समकालीन दो सभ्यताएं थी। एक थी आपकी मिस्र की सभ्यता, दूसरी मेसोपोटामिया की। मिस्र दो सभ्यताएं थी। ठीक, इसका नामकरण आखिर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति जिसे बोलते हैं हम, आखिर इसे हड़प्पा संस्कृति बोलते क्यों है? देखिए, इसका रीजन है कि जो सबसे पहली खुदाई की गई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, ये की गई हड़प्पा शहर की। ठीक, हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा रावी नदी के पास है। बाद में फिर जैसे जैसे इसकी खुदाई विस्तृत हुई तो फिर देखा गया कि जो नगर और शहर निकले वो सिंधु नदी के आसपास ज्यादा है, इसलिए बाद में इसको सिंधु नदी सभ्यता कहा गया। पहले लेकिन सबसे पहला शहर क्या खोजा गया? हड़प्पा, इसलिए वहां से इसका नाम पड़ गया आपका हड़प्पा संस्कृति। ठीक, इसका विस्तार देखते हैं कहां से कहां तक था। देखिए, इसका विस्तार है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ठीक, ऐसे याद रखिएगा। एक्चुअली है ना, इसको जो शेप है, इसका जो एरिया था उसका जो शेप है वह लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। थोड़ा सा मैप बनाते हैं। आपका भारत का ऊपरी हिस्सा हो गया। ठीक, थोड़ा सा ऐसा रखे आपका। ठीक, ऐसे थोड़ा सा। देखिए कितनी सुंदर भारत का नक्शा बनाया हूं मैं। तो देखिए, त्रिभुजाकार था, है ना, क्षेत्र। देखते हैं कैसे। यहाँ पे है बलूचिस्तान के पास आपका जो सबसे पूर्वी जो हमको नगर मिला है वो मिला है सुतका गेंडोर। ठीक, यहाँ था बलूचिस्तान के पास। ठीक, उसके बाद है हमारे पास यूपी का आलमगीर। ठीक, कहाँ पे है? कहाँ पे है? यूपी के आलमगीर में। जम्मू कश्मीर का जगह का नाम है मांडा, और महाराष्ट्र में इधर जगह का नाम है दैमाबाद। आलमगीर। ठीक, क्या क्या नाम है? आलमगीरपुर। ठीक, तीन जगह। अब आप देखिए, जगह इसको मिलाते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो लगभग इसका जो एरिया है वो कैसा है? त्रिभुजाकार। ठीक, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है सबसे उत्तरी शहर मांडा, दक्षिणी दैमाबाद, पूर्वी आलमगीरपुर, पश्चिमी सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर दाश्क नदी के किनारे हैं। आलमगीरपुर जो है वह किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। ठीक, जो मांडा है वह है चिनाब नदी के दक्षिणी तट पे स्थित है।
किस नदी पे है? चिनाब के दक्षिणी तट पे स्थित है आपका मांडा। नदियों का ध्यान रखिएगा, पूछता है नदियों से क्वेश्चन, कौन सा शहर किस नदी के? चिनाब के दक्षिणी तट पे है आपका मांडा। ठीक, जो दैमाबाद है यह है आपका प्रवरा नदी के तट पर। ठीक, किस नदी के तट पे? प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के तट पे है आपका दैमाबाद। चारों जो इसके बाउंड्री शहर है, चारों नदियां। इसकी लंबाई और चौड़ाई यह लगभग उत्तर से दक्षिण, काटिए ऐसा, उत्तर से दक्षिण यह है लगभग 1000 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम है 1600 किलोमीटर का। ठीक, क्या है? उत्तर से दक्षिण 1000 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम जो इसकी लंबाई है वह है लगभग 1600 किलोमीटर की है। ठीक, इसकी देख लेते हैं थोड़ा सा, इन शहरों का जो बाउंड्री शहर है इनकी खुदाई किसने किसने की है। देखिए, मांडा की जो खुदाई किया, जो उत्खनन करता थे वो थे जगपति जोशी। ठीक, आलमगीर के हैं यज्ञ दत्त शर्मा और सुतका गेंडोर का है आपका डॉल्स और स्टाइन। एक नाम है आपका डोल्स, क्या नाम है? डोल्स और स्टाइन। ठीक, डोल्स या डेल्स भी इसको कोई कोई कहीं कहीं उच्चारण किया जाता है, तो डोल्स या डेल्स। ठीक, दोनों नाम याद रखिएगा, डोल्स, डेल्स और स्टाइन, दो लोग हैं इसका उत्खनन करने वाले। यह इसका आपका है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, उसके बाउंड्री नगर, ठीक, लंबाई चौड़ाई, उनके उत्खनन करता और उनकी नदियां जो उसके किस किस नदियों के तट पे बसे हुए हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फटाफट कोर्स को कंप्लीट करना है ताकि हम फटाफट रिवीजन पे भी उतर सके। देखिए, अब अगर देखा ये पता कर पूछा जाए, क्वेश्चन आता है सिंधु नदी सब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु नदी सभ्यता थी जो, ये इसका पता कैसे चला? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो इसका पता चला है वह चार्ल्स मैसन को पता चला 1826 ईस्वी में। ठीक, पहले जो जिनको पता चला यहाँ कोई सभ्यता है वो कौन है? चार्ल्स मैसन। ठीक, 1826 में। लेकिन इसकी जो व्यवस्थित खुदाई चालू होती है, जिसने इसको व्यवस्थित ढंग से, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से फिर इस पे अध्ययन शुरू किया और खुदाई की, इसका नाम है जॉन मार्शल। ठीक, पहला खुदाई शहर है आपका 1921 में हड़प्पा। खुदाई करने वाले हैं दयाराम साहनी। ठीक, ये जॉन मार्शल कौन थे? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था उस समय, उसके अध्यक्ष बने थे आपके जॉन मार्शल। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों सन इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसका समय क्या था। सभ्यता थी तो इसका काल निर्धारण किया गया। टॉपिक है हमारा काल निर्धारण। ठीक, तो इसका समय क्या था? बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन हम साइंटिफिक मत पे चलते हैं, जिसमें जो कार्बन डेटिंग पद्धति है, C14 पद्धति से बोलते हैं, उसके तहत जो निकाला गया वह निकाला गया लगभग 2350 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास। कहीं कहीं ये 2500 भी से 1700 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, कहीं 2350 से 1750 या 1700 ईसा पूर्व। तो एक मोटा मोटी आंकड़ा याद रखिएगा, ऑप्शन देखने पे क्लियर हो जाता है, इसलिए घबराने की बात नहीं। 2350 से 1750 या 2500 से 1750, दोनों जगह दोनों डेट हमको आंकड़े देखने को मिलते हैं। ठीक, बुक में कहीं कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। 2350 से 1750 को आप मान के चलिए। अगर देखिए कभी 2500 2350 एक साथ नहीं पूछेगा, अगर पूछ लिया तो आपको 2350 लेना है आंसर।
ठीक। कार्बन पद्धति का नाम क्या था? C14। ठीक, इस पद्धति को ध्यान रखिए। क्या होता है, देखिए C14 क्या रेडियो एक्टिव जो है कार्बन का समस्थानिक है। जब तक जिंदा है तब तक वो संचित होते रहता है। जैसे हम निवात होते हैं उसका डिग्रेडेशन, मतलब उसका जो विकिरण है वो शुरू होता है, धीरे धीरे वो शरीर में खत्म कम होते जाता है। उस समय जो भी पदार्थ पाए गए उनकी कार्बन की मात्रा निकाली गई C14 की, कितना क्षय हुआ है उसकी हाफ लाइफ साइंटिस्ट को पता है, कितना क्षय हुआ है उसके हिसाब से काल का निर्धारण कर लिया जाता है। अच्छा, याद रखिएगा जो निर्धारण का स्रोत था वो क्या थे? मानव कंकाल। ठीक, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो काल निर्धारण किया गया उसके लिए जो मुख्य आधार था वह मानव कंकाल थे। और सर्वाधिक मानव कंकाल आपको कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। इस संस्कृति के जो सर्वाधिक मानव कंकाल हैं वो आपको मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं कि इस जगह पे आखिर रहता कौन था, प्रजातियां क्या थी। इस समय जो इंसान रहते थे उनकी क्या क्या प्रजातियां थी। ठीक, प्रजातियों को देखते हैं। लगभग कितनी प्रजातियां पाई गई? 4। ठीक, 4 प्रजातियां थी। कौन कौन सी? तो ऑस्ट्रेलाइड, आपका भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। ठीक, प्रोटोस्टलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड, जिसमें सर्वाधिक कौन थे? सर्वाधिक थे आपके भूमध्य सागरीय जो प्रजाति थी वह सर्वाधिक थी। ठीक, इसमें ध्यान रखिएगा इन प्रजातियों में सर्वाधिक प्रजातियों क्या रखे? 4 प्रजातियां पाई गई मुख्य रूप से, और जो सर्वाधिक थी वो भूमध्य सागरीय थी। कौन कौन सी पाई गई? भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। ठीक, देखिए जो यहाँ पे सिंधु घाटी में याद रखिए केवल 7 शहरों को नगरों की संख्या दी गई थी जिन्हें सप्त सैंधव नगर कहा गया। जो सप्त सैंधव नगर कहे गए, सप्त सैंधव नगर, ये जो संज्ञा दी गई यह 7 नगरों को दी गई है। ठीक, कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, लोथल, कितने हुए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा, ये जो 7 नगर हैं, इन्हीं ये मतलब ये जो 7 शहर हैं इन्हीं को ही सप्त सैंधव नगरों की संज्ञा दी गई है। इसको ध्यान पूछ सकता है सप्त सैंधव नगर में कौन कौन से शामिल हैं, है ना। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कुछ ट्रिक बना सकते हो, जैसे इसको बता सकते हो हम चले कालीबन धौलावीरा। ठीक, इस टाइप का आप चाहो तो इसे सूत्र के रूप में। देखिए अपने सूत्र अपने से बनाए जाते हैं। बहुत सारे वीडियो देखे हैं लोगों ने, ट्रिक बताता है आप ऐसा याद कर लो, इसको ऐसा सूत्र बना लो, ऐसे सूत्र नहीं बनते, क्योंकि उसमें तो फिर आपको उसको याद करना पड़ेगा। सूत्र वैसे बनते हैं कि जो आपके मन से निकले तो वो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। जैसे ये है, इसको देख के मेरे को अगर एक ट्रिक बनाना हुआ तो मैं क्या बना लूंगा हम चले कालीबन धौलावीरा। अब मैं हा से हड़प्पा हो गया, मा से मोहनजोदड़ो हो गया, चा से चंदूदड़ो, ला से लोथल, काली से कालीबंगा, बन से बनावली और धौलावीरा तो जगह का नाम खुद है ही। तो इस प्रकार जो बनाए जाते हैं ना ट्रिक सूत्र जो याद करने के लिए होते हैं, और कई जगह ये बहुत अच्छे काम भी आते हैं। जैसे आप इसको एक बार पढ़ लोगे हम चले कालीबन धौलावीरा, फिर आपको नहीं भूलने वाला, 2-4 बार याद कर लो आप, उसके बाद आप फिर कभी भी इस सूत्र को पढ़ो आपको सप्त सैंधव नगरों का पता चल जाएगा, आपको याद हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखें। है इंपॉर्टेंट, आईबीसी तो इंपॉर्टेंट है ही, हर बार हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठते ही हैं, तो हमको इसको तो बहुत अच्छे से ही तैयार करना
है। ठीक, चलिए अब देखते जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये फेमस क्यों थी, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। उस समय की क्या कहलाती थी, नगरीय सभ्यता। हमने ताम्र, इसके बाद की भी जो सभ्यता आई वो पहले ग्रामीण सभ्यता आई, मतलब नगरीय सभ्यता से बीच में क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन फिर उसके बाद जो सभ्यताएं हमको दिखती हैं आर्य आई, लेकिन ये सब हमको क्या कबीले और ग्रामीण सभ्यता दिखती है। तो ये थी हमारे पास नगरीय सभ्यता जो उस समय सबसे विकसित थी और उसमें सारी खूबियां थी जो आज के किसी आधुनिक नगर में हैं, है ना। तो हम देख लेते हैं इसकी नगर योजना। ठीक, देखिए इसकी नगर योजना क्या थी। पहले तो वह पर्यावरण के अनुकूल थी, ध्यान रखिएगा, है ना। नगर ऐसे बनाए गए थे कि पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। सड़कें जो थी समकोण पे थी, ठीक, मतलब ग्रिड पैटर्न था, ऐसे मेन सड़क फिर सहयोगी सड़क। घर ऐसे बनते थे, ठीक। घर के जो गेट थे वो मुख्य सड़क में नहीं खुलते थे, वो क्या गली में खुलते थे, ठीक। घर के जो गेट थे वो मुख्य सड़क में नहीं खुलते थे, कहाँ का लेकर खुलते थे, गलियों में खुलते थे। नगर के दो भाग थे, एक ऊंचे दुर्ग थे, दूसरा थोड़ा निचले स्थानों पे बसे आवासीय क्षेत्र थे। ऐसा माना जाता है जो ऊंचे दुर्ग में थे वहां पे शासक वर्ग निवास करता था, या जो प्रभुत्वशाली वर्ग था उस समय का वह वहां पे निवास करता था। जो निचले क्षेत्र थे वहां पे जो सामान्य जनता है वह निवास करती थी, ठीक। जो रोडें थी उसके किनारे क्या थी, नालियां थी, ठीक। जैसे ये है, यहाँ किनारे किनारे नालियां थी। एक मुख्य नाली यहां से गई थी, ये सारी आती थी। बीच बीच में जो आजकल मैन होल सुनते हो वैसे मैन होल टाइप की व्यवस्था थी, और फिर मुख्य नाली पूरे पानी को शहर के बाहर लेके जाती थी, ठीक। जैसे आज के हमारे समाज में देखने को आपको मिलता है, मेन नाली हो गई, फिर छोटी छोटी नालियां जुड़ी, इसी प्रकार से इसमें भी जुड़ा रहता था। जो घरों का निर्माण होता था, घरों में आंगन होता था, एक स्नानागार होता था, रसोई घर होता था, ठीक। घर एक मंजिला भी थे और दो मंजिला भी घर हमको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक। और जो ज्यादातर नगर हैं वह किले बंद थे। तो जैसे ये नगर एक घर है ना, इनके चारों ओर एक बाउंड्री बनाई जाती है, जैसे आजकल हम क्लोज्ड कैंपस कॉलोनियों को देखते हैं, लगभग लगभग उसी प्रकार के आप समझ लो, ठीक। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार, जो मोहनजोदड़ो की खासियत है वो है स्नानागार। यह जो स्नानागार जो प्रयोग होते थे, जो स्नानागार बने थे, इनका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था धार्मिक अनुष्ठानों में, जब सामूहिक रूप से स्नान किया जाता है। इसे कुछ लोग जल पूजा से भी संबंधित करके देखते हैं। और इस सभ्यता की जो और एक बहुत बड़ी खासियत है वह है अन्नागार। यहाँ पे बृहद अन्नागार पा गए, जो ये प्रदर्शित करते हैं कि जो कृषि होती थी वह अधिशेष होती। देखिए भाई, आपके पास भंडारण की क्षमता आप तब बढ़ाओगे जब आपके पास उत्पादन अधिक होगा। तो ये जो विशाल अन्नागार है हमको हड़प्पा से भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो से भी मिले। ये जो विशाल अन्नागार मिले हैं, इसका सीधा सा मतलब ये था कि उस समय जो कृषि होती थी उसकी उपज काफी अच्छी होती थी, अधिशेष रहता था, तब तो लोग अन्नागार बना के वहां पे भंडारण करते थे। अच्छा देखिए कि ये जो नगर थे ना, ज्यादातर सब नदियों के किनारे थे, ठीक। तो इनका आपस में संबंध होता था, मतलब कि इनके बीच परिवहन व्यवस्था थी, और उस समय मस्तूल वाली नाव का प्रयोग करते थे वो एक शहर से दूसरे शहर सामान पहुंचाने के लिए, खुद के आवागमन के लिए, ठीक। अच्छा, यहाँ का पेशा देखें, देखिए पेशा क्या है यहाँ पे। जो प्राथमिक पेशा था वह था आपका कृषि, दूसरे में था पशुपालन, और तीसरा था वह व्यापार था, ठीक। प्राथमिक पेशा कृषि था, दूसरा पशुपालन था, और तीसरा आपका व्यापार था। नगरों की खास बात एक और है कि यहाँ पे जो ईंटों का प्रयोग किया गया, उनकी जो साइज थी वह 4:2:1 थी। कितनी थी? 4:2:1
एक थी। ठीक, नगरों में पकी ईंटों का प्रयोग किया, जैसे आज हम कहते हैं पकी ईंट, पकाई हुई ईंट, है ना। नगरों में किया गया पकी ईंटों का। दो शहर हैं, कालीबंगा और रंगपुर, जहां पे कच्ची ईंटों के प्रयोग हमको दिखते हैं। कौन से दो शहर हैं? कालीबंगा और रंगपुर, जहां पे हमें कच्ची ईंटों के प्रयोग दिखते हैं। ठीक, और इसमें हम देखते हैं क्या है इसमें, और क्या बच गया। स्नानागार का डिजाइन देखते हैं। देखिए, जो स्नानागार था, ठीक, एक ऐसा होता था, ऐसे एक बीच में कुंड रहता था। ठीक, उत्तर दक्षिण ले तो उत्तर और दक्षिण से उतरने के लिए सीढ़ियां रहती थी बीच में आने के लिए। ठीक, लंबाई जो थी इसकी वो 11 मीटर के आसपास, 11.8 मीटर समथिंग इसकी लंबाई होती थी। ठीक, क्या नाम हम देख रहे हैं? स्नानागार देख रहे हैं। क्या होती थी? जो लंबाई होती थी वो थी 11.8, चौड़ाई है 7.01 मीटर। अच्छा, ये जो आंकड़े हैं ना, यह सब आपके मीटर में हैं, और ऊंचाई है 2.43 मीटर। ये हमको जो स्नानागार प्राप्त हुए हैं उसकी जो ज्यामितीय संरचना वो ऐसी हमको प्राप्त हुई है। ठीक, नगर योजना में कुछ, अच्छा देखिए, जो हमने देखा कि दरवाजे और खिड़कियां, जो यहाँ घर बने हैं, इनके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य मार्ग में नहीं खुलते थे, है ना। ये मुख्य मार्ग था, यहाँ नहीं खुलते थे, किसमें? गलियों में खुलते थे। इसमें ध्यान रखिएगा, लोथल अपवाद है। लोथल जो जगह है वह अपवाद है। वहां पे जो दरवाजे और खिड़कियां थी वह आपकी मुख्य मार्ग में खुलती थी। तो अपवाद चीजें आपको यहाँ रखिए, याद रखिएगा। ये अपवाद है लोथल। पक्की ईंटों में कालीबंगा और रंगपुर अपवाद है, वहां पे हमें कच्ची ईंटों से बने मकान प्राप्त हुए हैं। यह है इसकी नगर योजना। नगर योजना से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, सामान्यतः नगर कितने भाग में बटे थे? 2 भाग। अच्छा देखिए, जो हम देखे थे, जो नगर 2 भाग में बटे तो कैसे, जैसे ये है, तो मान लीजिए ये जो जमीन का स्तर है वो ऐसा है, तो जैसे ये ऊंचाई भाग है, तो यहाँ पे जो घर बने थे वो ज्यादातर प्रभावशाली लोगों के बने थे, और जो निचला एरिया है यहाँ पे जो घर बने थे ये ज्यादातर वहाँ के सामान्य नागरिकों के बने थे। ठीक, माना जाता है कि यहाँ जो निवास करते थे ये शासक वर्ग के लोग निवास करते थे। ठीक, जिसको दुर्ग क्षेत्र कहा गया है। ठीक, ज्यादातर जो नगर थे वो 2 भागों में ही आपके विभाजित थे। चलिए आगे देखते हैं, कृषि देखते हैं। कृषि की अधिकता थी, तो कृषि में हमको देखते हैं कि आज तो जब हम देखते हैं वो एरिया पूरा रेगिस्तान है, सूखा है, बाढ़ कुछ वहां पे नहीं होता, लेकिन एक समय वह एरिया काफी समृद्ध एरिया था। ठीक, वहां बाढ़ें आया करती थी, वर्षा भी काफी अच्छी होती थी। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे अब कृषि, देखिए हम बात कर रहे हैं कृषि की। ठीक, तो पहली चीज तो यहाँ बाढ़ों की अधिकता थी। बाढ़ों की अधिकता से क्या होगा हमको पता है, बाढ़ों में आने से क्या होता है, नई जलोढ़क मिट्टी आती है जो ज्यादा उपजाऊ होती है, तो अधिक हुआ किसी का, कृषि अधिक हुई, तभी तो हमने अन्नागारों का निर्माण किया, नहीं तो अन्नागार की जरूरत ही क्या पड़ती। ठीक, कालीबंगा जो जगह है वहां से हमें कुंड मिला। ध्यान रखिएगा शब्द को, कालीबंगा से क्या मिला? कुंड। इसको बोला जाता है हल रेखा। ठीक, हल से जो हल चलाते हैं तो ऐसे नाली बन जाती है ना, वह मिला है कालीबंगा में। क्या कहते हैं उसको, क्या बोला गया? कुंड। ठीक, इस शब्द को याद कीजिएगा, कुंड कहां पे मिला? कालीबंगा में, हल रेखा। ठीक, कई बार क्वेश्चन इसी में फंस जाता है, आपसे बनता है, बस आप उसके दूसरे नाम नहीं जानते, इसलिए क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिए, कालीबंगा से हमें हल रेखा मिला। हल रेखा मिलने का मतलब है, हमें हल रेखा मिला मतलब इन लोग हल का प्रयोग करते थे अपने कृषि में। कई जगह से हमें मिट्टी के बने हल, सोचिए मिट्टी के बने हल, मतलब मिट्टी निर्माण की कला में लोग इतने माहिर थे कि मिट्टी से हल का निर्माण कर लेते थे, तो इतना ताकत, मतलब इतना तो कम से कम स्टेबल वह रहता था हल कि वह जुताई उताई कर लेता था और कृषि उत्पादन में प्रयोग हो जाता था।
यहां पे 9 प्रकार की फसलों का हमें साक्ष्य मिले हैं। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की फसलों के हमको साक्ष्य मिले हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट इसमें एक और हम देखेंगे, लोथल और रंगपुर से हमें चावल के साक्ष्य मिले। लोथल और रंगपुर से हमें क्या मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, जौ की खेती होती थी। जौ उस समय काफी फेमस था, जौ की खेती हमको उस समय मिलती है। चावल के साक्ष्य कहां से मिले? लोथल और रंगपुर से। ठीक, चावल के साक्ष्य हमको सिर्फ 2 जगह से मिले, इसलिए ध्यान रखिएगा, लोथल और रंगपुर से हमको चावल के साक्ष्य मिले। इसी में आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए जाते हैं पशुपालन की तरफ, आते हैं। अगला पॉइंट अपन पशुपालन देखते हैं। देखिए, इस समय जो था, कुबड़ वाला जो बैल था, कुबड़ वाला बैल, यह विशेष उल्लेखनीय और सम्माननीय भी था। ठीक, हमें कुबड़ वाला बैल मिलता है, हमें हाथी का कपाल मिलता है, तो हमको ये पता चलता है कि हाथी का कपाल हमको मोहनजोदड़ो से मिलता है, तो हमको ये पता चलता है कि हाथी से, तो मतलब यहाँ पे हाथी घूम रहा है तो लोग कम से कम हाथी को तो जानते हैं। घोड़े के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं, तो ये भी पता चल जाता है कि घोड़े को भी ये लोग जानते हैं। फिर गाय, बैल, भैंस, गेंडा, इन सब के भी हमको साक्ष्य मिल जाते हैं। हाँ, हमको जो साक्ष्य नहीं मिलते हैं, अच्छा, गेंडा हमको कहाँ से मिलता है? गेंडा की एक जगह का नाम ध्यान रखिएगा, जब गेंडा की बात आती है तो गेंडे का साक्ष्य हमको मिला है आमरी जगह से। ठीक, किस पशु का साक्ष्य नहीं मिला है? तो ध्यान रखिएगा, हमको शेर का साक्ष्य नहीं मिला है। घोड़े का साक्ष्य मिला है, लेकिन यह नहीं पता है कि लोग इसे पालतू बनाते थे या नहीं बनाते थे ना। सुरकोटदा से जगह का नाम है, वहां हमें घोड़े की हड्डी मिली है, लेकिन यह क्लियर नहीं था कि जो लोग हैं इसे पालतू बनाते थे या नहीं बनाते थे। तो इन 4-5 चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, जो हमको ध्यान रखना है, गेंडा कहाँ से मिला? आमरी से। शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कुबड़ वाला बैल है, यह विशेष उल्लेखनीय है, यह हमें बहुत ज्यादा जगह से मिला है, कुबड़ वाला बैल। ठीक, बाकी जो जानवर है सभी की लगभग जानकारी थी। जो नहीं थी, शेर के साक्ष्य हमको नहीं मिले। ठीक, बाकी हाथी, बैल, सबके साक्ष्य हमको मिले हैं। घोड़े का पता है हमको, साक्ष्य मिला है, लेकिन पालतू थे नहीं थे इसकी कोई जानकारी हमको प्राप्त नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक, ये है आपका पशु पालन। चलिए जाते हैं शिल्प और तकनीकी की तरफ। इस समय का शिल्प कैसा था और तकनीक कैसी थी? इस शिल्प में देखिए, हमें इस समय मृदभांड कई तरह के मिले हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो से हमें तांबे के गले ढेर मिले हैं, मतलब तांबे का काम होता था। मोहनजोदड़ो से ही हमें तांबे की और कांसे की मूर्तियां, तांबे की मूर्तियां की जगह से प्राप्त हुई, कांसे की हमको नर्तकी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। इससे पता चला है, कांसे का प्रयोग होने से पता चलता है कि कांसा सिंगल धातु नहीं है, कैसी है? मिश्र धातु है। तो इस मतलब है कि इस समय के लोगों को मेटलर्जी की थोड़ी बहुत तो जानकारी थी, वह तांबा और टिन मिला के कांसे का निर्माण कर लेते थे। तांबा इन लोग कहाँ से लेते थे? तांबा इन लोग राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त करते थे, और टिन ज्यादातर अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। ठीक, यही आपको बस इसके शिल्प और तकनीकी में ध्यान रखना है। तकनीकी में इनको मेटलर्जी की जानकारी थी, तभी तो कांसा बना पाएंगे भाई, है ना। नहीं तो खाली तांबा और टिन का प्रयोग करते, कांसे का प्रयोग नहीं करते। कांसे का प्रयोग करने का अर्थ है कि ये जानते थे कि तांबे और टिन को कैसे मिला के प्रयोग किया जाए। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। देखिए भाई, सिर्फ बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है पेपर इसमें, आप बहुत ज्यादा घुसोगे अथाह है पढ़ने के लिए। ठीक, लेकिन उतना पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। आपको पीएचडी नहीं करनी है, कई बार बता चुका हूं, है ना। आपको सेलेक्ट होना एग्जाम में, तो उतना ही पढ़िए जहां से क्वेश्चन बनते हैं, और जिसके बाहर एग्जाम अभी तक तो नहीं गया है। ठीक, चलिए व्यापार देखते हैं। व्यापार इस समय था विनिमय प्रणाली। कैसी थी?
व्यापार में जो प्रणाली थी योग की जाती थी वह प्रणाली क्या थी? विनिमय प्रणाली। ठीक, विनिमय का मतलब सामान को देना, उसके बदले कोई दूसरा सामान प्राप्त करना, यह है आपकी विनिमय प्रणाली। अभी हम लोग क्या प्रणाली यूज करते हैं? मुद्रा प्रणाली यूज करते हैं। हम किसी भी चीज के बदले पैसे देते हैं, ना कि कोई दूसरी वस्तु देते हैं। विनिमय में क्या होता है? हम एक चीज के बदले दूसरी वस्तु प्रदान करते हैं। ठीक, देखिए विनिमय प्रणाली था और इसका व्यापार जो था, ध्यान रखिएगा, जल और थल दोनों मार्गों से होता था। ठीक, कुछ विशेष सामान है उनको ध्यान रखिएगा, जैसे चांदी और टिन कहां से मंगाए जाते थे? अफगानिस्तान से। ठीक, तांबा खेतड़ी से होता था, सोना कर्नाटक से लाया जाता था। ठीक, ये 3-4 जो आपकी विशेष उल्लेखनीय जगह हैं, इनको ध्यान रखिएगा। एक नील रत्न है, वो भी अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। नील रत्न ध्यान रखिएगा, पूछा है क्वेश्चन ये, नील रत्न कहां से था? अफगानिस्तान से। नील रत्न जो मंगाया जाता था, ये कहां से मंगाया जाता है? अफगानिस्तान से। ठीक, जो व्यापार थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे। कहां से हमको कैसे पता चलता है? यूनान और जो है आपके जो मेसोपोटामिया है यहां से, क्योंकि यूनान में इस सभ्यता को क्या कहा गया है? सीडोन, क्योंकि यहां से कपास का जो निर्यात होता था वह यूनान और मेसोपोटामिया तक होता था। यूनानियों ने इसे क्या कहा है? सीडोन सभ्यता। ठीक, और मेसोपोटामिया इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? मेलुहा। ठीक, मेसोपोटामिया में जो हमें कैसे पता चला कि ये ऐसे ही? क्योंकि हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरें हैं वो हमें इन जगहों से प्राप्त हुई और उनके सामने ऐसे हमको सीडोन और मेलुहा जैसे शब्दों का प्रयोग करता दिखा गया कि वहां पे जो लेख प्राप्त हुए उससे पता चला कि यूनानी लोग इस देश में, दक्षिण पूर्व दिशा में एक देश है जहां से आपके कपड़े का कपास का आयात करते हैं, उसे सीडोन कहा। वैसे ही मेसोपोटामिया में लिखा गया किस दिशा से देश है जहां से इन चीजों का निर्यात और आयात होता है। तो हमको पता चला कि इस समय के जो समकालीन सभ्यता थी उस जगह पे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो वहां से अंदाजा लगाया गया। फिर हमको मोहरे भी प्राप्त हो गई जो इस जो तथ्य है इस पे और क्या करती हैं, आपको मतलब मजबूती प्रदान की, इसको मजबूत आधार प्रदान किया उन्होंने कि नहीं जो ये चीजें हैं यह सत्य हैं। ठीक, अच्छा, इस व्यापार के लिए 2 ठो मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्र भी बनाए गए। ठीक, कौन कौन से हैं? एक का नाम है दिलमुन। दिलमुन को वर्तमान में बहरीन माना जाता है कि जो दिलमुन है वह वर्तमान में कौन सी जगह है? जहां बहरीन स्थित है उसको दिलमुन बताया जा रहा है। और एक है आपका माकन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, दिलमुन और माकन। तो मेसोपोटामिया और आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोनों के बीच जो व्यापारिक केंद्र के लिए 2 आपके व्यापारिक केंद्र बनाए गए, मतलब बहुत लंबा होता था तो बीच में एक रेस्टिंग जगह थी, समझ लीजिए। एक है आपका दिलमुन और एक माकन। दिलमुन कौन सा था आपका? यह बहरीन जो फारस की खाड़ी है वहां पे स्थित है। और माकन तो ऐसा माना जाता है कि जो मेसोपोटामिया से था, जल और थल दोनों मार्गों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाते थे उस समय पे। ठीक, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट सेक्शन है व्यापार। नाम याद रखिएगा, मेलुहा, कहां से क्या मंगा रहे हैं। ठीक, इस चीजों को किस किस माध्यम से हुआ, प्रणाली कैसी थी, यूनानी लोग क्या कहते थे, मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का नाम क्या है, दिलमुन माकन। दिलमुन की जो वर्तमान स्थिति है या जगह है उसको आज किस नाम से जाना जा रहा है, या फिर वहां पे वर्तमान में कौन सा जगह है तो उस जगह का नाम क्या है, तो कहा जाना चाहिए क्या? बहरीन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, राजनीतिक संगठन। देखिए इस समय हमें
राजतंत्र के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक, तो कुछ जो खुदाई करने वाले जो हैं आपका पुरातत्वविद, उन्होंने कुछ अनुमान लगाए हैं, उनका अनुमान देखते हैं। एक है हंटर आपका और एक है आपका व्हीलर। व्हीलर, क्या नाम है? हंटर और व्हीलर, दो लोग के आप करके ध्यान रखिएगा। हंटर तो सीधे बोलता है कि जनतंत्रात्मक था। ठीक, व्हीलर का क्या मत है? व्हीलर का कहना था कि मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन है, मतलब कि शासन में मध्य वर्ग का प्रभाव ज्यादा था। ये व्हीलर का मत है। जनतंत्रात्मक और मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना। जनतंत्रात्मक मतलब फ्री टोटल, हर व्यक्ति एक सभा या समिति इस टाइप का कुछ रहता होगा जिससे चुना जाता होगा, ऐसा अनुमान है। कोई बहुत पुख्ते साक्ष्य नहीं है, पर अनुमान लगाया जाता है कि जैसे वहां की व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था के साक्ष्य मिले, किसी राजा का वो नहीं मिला है, कोई नामो निशान नहीं मिला है कि कोई राजा था या कोई शासक वर्ग था। हाँ, ऐसा जरूर दिखता है कि कोई प्रभावशाली था, लेकिन उसका किस प्रकार से निर्धारण होता था ये नहीं पता चलता। तो माना गया कि हंटर बोल जो उन्होंने अपना अध्ययन किया, उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने यह अर्थ निकाला कि जनतंत्रात्मक रहा होगा। और व्हीलर कहते हैं कि जो मध्यम वर्गीय समाज था उस समय, उसका शासन पे ज्यादा प्रभाव था, और जो जनतंत्रात्मक था, मतलब जो चुने जाते थे वह मध्यम वर्गीय क्षेत्र, मतलब जो जिनका प्रभाव रहता था इस मध्यम वर्गीय समाज के ऊपर, वही लोग चुने जाते थे। और उनका चुनाव किसी प्रकार से उनका सेलेक्ट किया जाता था उनको कि कौन जो व्यवस्था को संभालेगा। ठीक, और एक है कि इसमें जो इस समय था, व्यापारियों का जो शासन पे काफी प्रभाव था, ऐसा भी माना गया है ना। व्यापारियों का हर समय शासन पे प्रभाव होता है, तो ये एक सामान्य सी अवधारणा है कि उस समय भी व्यापारियों का प्रभाव शासन पे रहा होगा, निश्चित ही रहा होगा। आप आज के डेट में देख लीजिए, जो भी नियम बनने हैं, है ना, सरकार को किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी पार्टी की रहे, लेकिन सरकार चलाते तो व्यापारी लोग ही हैं। नियम उन्हीं के हिसाब से बनते हैं। कभी भी देखो, कोई भी नियम बनेगा उसमें व्यापारियों का जो महत्व है वो अलग ही रहता है ना। किसी भी सरकार में आप देख लो, क्योंकि अंततः जो राज्य को मजबूती है वो व्यापार से ही प्राप्त होती है। व्यापार क्या करता है? अर्थ लाता है। आप जितना ज्यादा अर्थ ला सकोगे, उतने ही आप सरकार की स्टेबिलिटी, सरकार के ग्रोथ के लिए आप सहायक होगे। तो सीधी सी बात है, जो मेरे लिए सहायक होगा या जो सरकार के लिए सहायक होगा, सरकार उसकी मदद करेगी, है ना। तो एक्चुअली उन लोग उत्पादक होते हैं, इसलिए सरकार उनकी हेल्प करती है ना। बाकी जो लोग उपभोक्ता होते हैं वो तो एक बोझ ही हो गए, समझ लीजिए, सीधे सीधे सरकार के ऊपर। ठीक, जो केवल उपभोक्ता है वो सरकार के ऊपर बोझ है। सरकार उनको वोट बैंक के किसी अपनी राजनीति के लिए चला रही है, बस चला रही है। सरकार को जो मुख्य फायदा है वो व्यापार से है। व्यापार जितना ज्यादा समृद्ध होगा, सरकार उतनी ज्यादा समृद्ध होगी, उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, और जितने ज्यादा ही सरकार के पास अर्थ होंगे, वह उतने ही ज्यादा समाज कल्याण के कार्य कर पाएगी, है ना। क्योंकि किसी मंत्री के पास या राजनेताओं के पास खुद का पैसा तो होता नहीं है। जो पैसे होते हैं वो जनता के ही होते हैं, और जनता के लिए ही खर्च किए जाने चाहिए। जाते हैं कि नहीं है तो नहीं पता, पर किए तो जाने चाहिए जनता के लिए ही, है ना। चलिए, जब व्यापार की बात करें, हम बात किए कि व्यापार जल और थल मार्ग दोनों से होता है, तो कुछ प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं ना। 4 प्रमुख बंदरगाह हैं। यही प्रमुख जो बंदरगाह हैं, पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, कौन कौन से बंदरगाह शहर हैं। ध्यान रखना शुरू कीजिए, 4 शहरों का नाम याद कीजिए। लोथल, ठीक, पहला शहर। प्रभास पाटन, प्रभास पाटन, ठीक, ये भारत के में है ना। लोथल, प्रभास पाटन आपका है। लोथल, प्रभास, सुर कोटदा गुजरात में है। लोथल, प्रभास पाटन, सुरकोटदा और रंगपुर। रंगपुर, ठीक, ये 4 बंदरगाह शहर है। पूछा गया, पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसमें से बंदरगाह शहर कौन है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कौन बंदरगाह शहर नहीं है। तो आपको इन 4 क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है। चलिए, अच्छा, व्यापार में ध्यान रखिएगा
कि इनको दशमलव प्रणाली का ज्ञान था, दशमलव प्रणाली का ज्ञान था, और 16 के गुणक का इन लोग प्रयोग करते थे। ठीक, इसका 16 के गुणक का प्रयोग करते थे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हम इनके धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक, देखिए उस समय मानव, वृक्ष, पशु पक्षियों सभी की पूजा की जाती थी। ठीक, जो समाज में था, लिंग योनि की भी पूजा का प्रचलन था। ठीक, कालीबंगा से हमें क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है। कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है, जो स्पष्ट करता है कि कर्मकांड भी प्रचलन में थे। ठीक, हमें कुछ मुहरें प्राप्त हुई हैं जिसमें बलि के चिन्ह बने हुए हैं, तो यह भी दर्शाता है कि समाज में शायद बलि प्रथा का भी प्रचलन था। ठीक, पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी धार्मिक अनुष्ठानों में। चन्नूदड़ों से हमें कुछ तांबीजें, कई चन्नूदड़ों और भी कई जगहों से हमें तांबीजें प्राप्त हुई हैं। ठीक, तांबीजों का प्राप्त होना दर्शाता है कि जो लोग थे वो जादू टोना तंत्र मंत्र पर विश्वास करते थे। ठीक, बलि प्रथा के साक्ष्य भी हमको चन्नूदड़ों से प्राप्त मोहरों से ही प्राप्त, जब जानकारी वहीं से मिली, चन्नूदड़ों से हमको जो मोहरें मिली हैं वहीं पे हमें बलि प्रथा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मंदिर का निर्माण नहीं था, मंदिर के हमको कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि हम मूर्ति पूजा की लगता है शुरुआत हो चुकी थी। ठीक, एक हमको मिला है, क्या बोलते हैं उसको, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक, एक गर्भ से उर्वरकता की देवी की मूर्ति मिली है, जिसके गर्भ से जैसे कमल फूल खिलता हुआ दिखाया गया है, फूल खिलता हुआ दिखाया गया है, तो उर्वरता की देवी के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि माता देवी की पूजा, उर्वरता देवी, इस टाइप की मूर्तियों की पूजा होती थी। दाह संस्कार देखा जाए तो हमें मतलब तीनों प्रकार के दाह संस्कार देखने को मिले हैं पूरी सभ्यता के सभी शहरों में, है ना। 3 प्रकार के, एक पूर्ण दाह संस्कार जिसमें पूर्ण रूप से जला दिया जाए, एक आंशिक, ठीक, जिसमें आपको पहले अपघटन कर दिया जाता है, शरीर को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद जो हड्डियां बचती हैं उनको या तो दफना दिया जाता है ना। एक कलश समाधान, ये तीनों ही हमको समाधानों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, मंदिरों का तो निर्माण ही नहीं हुआ था उस समय, मंदिरों का कोई साक्ष्य नहीं मिला। हाँ, पुनर्जन्म के साक्ष्य मिले, क्योंकि कहीं कहीं शवों के साथ कुछ कुछ बर्तन दबाया गया था, तो लोगों का ऐसा मान्य था कि शायद ये फिर से जीवित होगा, आएगा तो अपने सामानों का प्रयोग करेगा, या फिर जिस जगह जा रहा है तो वहां पे उसको इन सामानों के आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, उर्वरता की देवी जो हमको प्राप्त हुई है वह हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? वह हमें हड़प्पा शहर से प्राप्त हुई है। धार्मिक जीवन में इतना आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है लिपि। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि हुई है वो उस लिपि को क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक। इस लिपि के 64 मूल चिन्ह हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक, 1853 में पहला चिन्ह प्राप्त हुआ था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई। ठीक, डेट याद रखिएगा, 1853 से 1923 के बीच पूरी लिपि प्रकाश में आ गई जब उत्खनन शुरू हुआ। सबसे ज्यादा जो चिन्ह का प्रयोग किया गया वह चिन्ह था आपका यू आकार और मछली का। ठीक, यू आकार और मछली का चिन्ह सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, और इसको जो लिखने का तरीका है ना, उसे बोलते हैं बूस्टोफेडन। ठीक, मतलब दाएं से बाएं की तरफ इसको लिखा जाता था। ज्यादातर ये लिपि हमको इस तरीके से लिखी हुई मिली है। कहीं कहीं पे हमको ऐसा भी मिला है कि ये ऐसे सामान्य तरीके ऐसा भी लिखी गई है, पर ज्यादातर हमको जो मिली है वो ऐसी मिली है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पूछे
किस तरीके से लिखा गया है, तो बूस्टोफेडन उस तकनीक का नाम है, मतलब उस जो लिपि को लिखने का तरीका है उसे बूस्टोफेडन कहा जाता है। दाएं से बाएं की ओर यह लिपि लिखी जाती है। ठीक, इतना आपको लिपि में ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। लिपि के बाद जो यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मुहर। ठीक, क्या है? मुहर। ठीक, इस मुहर में सबसे जो प्रसिद्ध है वो है आपका पशुपतिनाथ की मुहर, है ना। हमको ये देवता के रूप में माना जाता है कि यार ये मुहर लोग के माने पशुपति देवता की भी शायद पूजा होती थी इस नाम से, क्योंकि मुहर भी प्राप्त हुई है। ठीक, ये जो मुहरें प्राप्त जो यूज होती थी, एक्चुअली मुहर जो यूज होती थी ये होती थी एक आपका चिन्ह अंकित करने के लिए, मतलब कि जैसे व्यापार होता था तो यह किसकी है, यह व्यापारिक सामग्री किसकी है, तो इन सब चीजों के पहचान के लिए मुहरों का प्रयोग किया जाता था। सील होती थी, है ना। सर्वाधिक मुहरें जो बनी हैं सिलखेड़ी से बनी हैं। ठीक, यहां ध्यान रखिएगा, तांबे से बनी मुहरें भी मिली हैं। ठीक, अगर पूछता है क्वेश्चन चन्नूदड़ों की मुहरें बनी हैं सिलखेड़ी से, करेक्ट आंसर। चन्नूदड़ों की सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें बनी हैं सिलखेड़ी व तांबे से, तब भी आंसर सही होगा। ठीक, देखिएगा तांबे का लिखा है, एनसीईआरटी की बुक का है ये। ठीक, तो तांबे का भी प्रयोग हुआ है, हाँ, लेकिन जो अगर हम कहें अधिकता में वो है हमारी सिलखेड़ी से, तांबे से मिली बहुत कम मुहरें मिली हैं तांबे से बनी हुई। ठीक, मुहरों का प्रयोग मुख्य रूप से कहां से होता था? व्यापार में होता था। तांबे की जो मुहर मिली है वो कहां से मिली है? लोथल और देसलपुर से। कहां से मिली है मुहर? लोथल से मिली है और देसलपुर, एक जगह का नाम है देसलपुर, लोथल और देसलपुर। तांबे की जो मुहर मिली है वो मिली है लोथल और देसलपुर से। इतना आपको मुहरों में ध्यान रखना है। ठीक, अब इतनी विकसित सभ्यता अचानक से गायब हो गई। ठीक, उसके बाद की जो सभ्यता आती है उसकी शुरुआत फिर बेसिक लेवल से चालू होती है, ग्रामीण सभ्यता से। सभी जो पुरातत्वविद हैं उनके लिए बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात, क्या सभी के लिए आश्चर्य की बात है भाई कि अचानक इतनी बड़ी सभ्यता गायब हो गई पृथ्वी से, और जो उसके बाद आ रही है जो सभ्यताएं आ रही हैं उसको पिछली सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही उन्होंने उससे कुछ सीखा है। तो ऐसे कैसे अचानक एक जगह से आदमी गायब हो गया? परफेक्ट इसका कोई आंसर अभी तक नहीं मिला है, अभी भी सर्च जारी है। लेकिन इसके पतन के कुछ कारण, कुछ जो आपके भूगोल जो वहां पे जिन्होंने खोद के अनुसंधान करता है तो उन्होंने कुछ कारण बताए हैं। आइए उनको देखते हैं किसने क्या कारण बताए हैं। देखिए, पतन का जो कारण है चाइल्ड और व्हीलर, अलग अलग लोग हैं, चाइल्ड और व्हीलर। ठीक, इन्होंने बोला आर्य आक्रमण या बाह्य आक्रमण। ठीक, इन्होंने बोला आर्य आक्रमण या बाह्य आक्रमण, लेकिन इसके मत को इस आधार पे नकार दिया गया कि भाई जब आक्रमण हुआ तो इन लोग भी तो आक्रमण, मतलब भाई कोई आपके ऊपर आक्रमण करेगा आप विरोध तो करोगे। चलो विरोध नहीं किए तो हमको लाशों के अंबार मिलने चाहिए, लाशों के ढेर मिले लेकिन वो एकाती शहर में हमको मिले हैं, है ना। और वहां पे भी हमको बाढ़ के साक्ष्य ज्यादा मिले हैं कि बाढ़ से लोग बह के या फिर बाढ़ में डूब गए, हमको औजार नहीं मिले, किसी तरह आक्रमण के कोई सुराग नहीं, कोई मतलब कोई भी सुराग नहीं मिला किसी भी तरह आक्रमण का। तो बहुत सारे जो अन्य जो विद हैं उन्होंने इस मत को नकार दिया। पर हमको याद रखना कि चाइल्ड और व्हीलर ने कौन सा मत दिया है आक्रमण का, कि बाह्य आक्रमण हुआ और आक्रमणकारियों ने इन्हें मार दिया। और बहुत सीधी सी बात है, देखिए बाह्य आक्रमण हुआ, आक्रमणकारियों ने ठीक ही इन्हें मार दिया, उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद जो सभ्यता हुई वह ग्रामीण स्तर से कैसे शुरू हुई? भाई आप किसी आधुनिक सभ्यता में जाओगे तो वहां की चीजों को देख के उससे आगे ही चलना शुरू करोगे ना, उसके पीछे तो नहीं आ जाओगे। तो इस आधार पे भी इस मत को नकार दिया गया है। फिर मार्शल और एक है आपका मैके, इन्होंने बोला बाढ़ से, उस समय वहां नदियां थी, सिंधु नदी जाती है, उनका मतलब बाढ़ की जो वहां पे
आवृत्ति थी वो बहुत ज्यादा थी और इसी बाढ़ के कारण वहां की जो सभ्यता है वो खत्म हो गई। इनके साथ भी वही क्वेश्चंस रेज हुए। बाढ़ थी भाई, बाढ़ होती तो लोग क्या जगह छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। उनको पूरब या पश्चिम में कहीं पे शिफ्ट हो जाना था, वहां जाके फिर वो सभ्यता को शुरू कर सकते थे, अपनी जो भी पीढ़ियां उसको आगे बढ़ा सकते थे। पर ऐसा नहीं हुआ। वो आखिर फिर अगर बाढ़ था तो लोग आखिर वहां मरने के लिए क्यों रुके? फिर उनको निकल जाना चाहिए था। हमको बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं कहीं कहीं, पर किसी सभ्यता को पूर्ण रूप से खत्म करने में इसको उतना प्रभावी फिर नहीं माना गया कि एकदम से ऐसी बाढ़ कैसी आई कि कोई भी व्यक्ति नहीं बचा उस सभ्यता का। हाँ, तो इस जो तथ्य है इसको भी नकार दिया गया। फिर एक है स्टाइन और घोष। इन्होंने जल वायु परिवर्तन बोला। उन्होंने बोला कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, जहां पहले नदियां थी वो सूखे पे परिवर्तित हो गई, मतलब पानी बारिश कम हो गई, धीरे धीरे वहां पे रेगिस्तान बदल गया और फिर वहां से जो ये जातियां थी खत्म हो गई। लेकिन फिर वही क्वेश्चन भाई, जब वहां पे सूखा पड़ना हुआ शुरू हुआ तो लोग वो पलायन कर जाते हैं दूसरी जगह। वो रुकते तो नहीं है वहां पे कि मरने के लिए, तो पलायन कर जाते हैं, उनको दूसरी जगह जाना था। आसपास के जो लोग थे वो सभ्यता को देखते तो फिर उस सभ्यता से आगे का भाई, देखो गांव से आप नगर को देखोगे तो फिर आप वापस गांव नहीं बनाओगे, आप फिर नगर से आगे चलोगे कि यार ऐसी ऐसी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, चलो इसको आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस मत को भी नकार दिया गया बहुत से विद्वानों द्वारा। फिर साहनी एक है ना, उन्होंने दिया भू तात्विक परिवर्तन। साहनी का कहना था कि भूतात्विक परिवर्तन हुए, इस कारण खत्म हो गया। कैनेडी एक है, इन्होंने बोला प्राकृतिक आपदा, है ना, मतलब ठीक। मार्शल एक मत और देते हैं, जो मार्शल है, इन मार्शल का एक मत और है, वो है प्रशासनिक शिथिलता। ठीक, क्या मत है? प्रशासनिक शिथिलता। तो यह है हमारा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। पर्याप्त है आपके किसी भी क्वेश्चन के लिए, कोई किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए पर्याप्त है। इससे बाहर आप चाहे तो पुराने पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक, अच्छा हाँ, ये अभी पूरा नहीं हुआ है ये। अभी मैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपके महत्वपूर्ण नगर हैं और उनमें क्या क्या चीजें हमको प्राप्त हुई हैं, उसका एक लेक्चर अलग से लूंगा। ठीक, आज आज नहीं लूंगा, आज इसको यही समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उसकी विशेष बातों की जानकारी दूंगा। फिर हमारा सिंधु घाटी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। फिर हम अपने इतिहास के अगले पार्ट की ओर अग्रसर हो जाएंगे। चलिए।